देवियों और सज्जनों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो हमें सिखाती है कि असली ताकत शरीर में नहीं बल्कि इंसान के इरादों में होती है। यह कहानी है मुंशी प्रेमचंद के महान उपन्यास रंगभूमि की। कहानी का केंद्र है पांडेपुर, एक छोटी सी बस्ती जहाँ रहता है सूरदास। सूरदास आंखों से देख नहीं सकता, वह एक गरीब अंधा भिखारी है, लेकिन उसका दिल स्वाभिमान और सच्चाई की रोशनी से भरा हुआ है। वह अपनी रोजी रोटी भीख मांगकर चलाता है, फिर भी वह किसी के आगे झुकता नहीं है। उसका चरित्र हमें यह बताता है कि इंसान की पहचान उसके हालात से नहीं बल्कि उसके उसूलों से होती है। सूरदास का जीवन सरल है, लेकिन उसका व्यक्तित्व बहुत गहरा है। सूरदास के पास कोई धन दौलत नहीं है, सिवाय एक छोटी सी जमीन के टुकड़े के। ये जमीन उसके लिए सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, ये जमीन उसके पुरखों की निशानी है, उसकी विरासत है, उसका आत्मसम्मान है। वह इस जमीन पर अपने पूर्वजों के लिए एक स्मारक बनाना चाहता है, एक कुआं खुदवाना चाहता है, ताकि आने वाली पीढ़ियां उन्हें याद रखें और गांव वालों की प्यास भी बुझ सके। यह जमीन उसके जीवन का सपना है, उसकी पहचान का आखिरी सहारा है। वह अपनी इस जमीन से भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। यह जमीन उसके लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज है, जिसे वह किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। कहानी में एक नया मोड़ तब आता है जब शहर के एक बड़े उद्योगपति मिस्टर जॉन सेवक की नजर उस जमीन पर पड़ती है। जॉन सेवक उस जगह पर एक सिगरेट का बड़ा कारखाना बनाना चाहते हैं। उनके लिए यह जमीन व्यापार बढ़ाने का एक अवसर है, मुनाफा कमाने का एक जरिया है। वह सोचते हैं कि एक अंधे भिखारी से जमीन लेना कौन सा मुश्किल काम है। वह सूरदास को पैसे का लालच देते हैं, उसे डराते हैं, धमकाते हैं। जॉन सेवक उस ताकतवर वर्ग का प्रतीक है जो पैसे और पद के दम पर कमजोरों को कुचलना अपना अधिकार समझता है। उनकी नजर में सूरदास की भावनाओं का कोई मोल नहीं है। इस तरह कहानी की शुरुआत में ही दो दुनियाएं आमने सामने खड़ी हो जाती हैं। एक तरफ है सूरदास, जो अपनी छोटी सी दुनिया, अपने उसूलों और अपनी जमीन को बचाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ है जॉन सेवक, जो अपनी ताकत और पैसे के जोर पर उस जमीन को छीनना चाहता है। यह सिर्फ एक जमीन का सौदा नहीं है, बल्कि यह सत्य और शक्ति, इंसानियत और लालच, अधिकार और अन्याय की एक बड़ी लड़ाई की शुरुआत है। और इस लड़ाई का मैदान है सूरदास की वही एक बीघा जमीन। यहीं से शुरू होता है एक ऐसा संघर्ष जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। तो देवियों और सज्जनों, जब जॉन सेवक ने सूरदास की जमीन पर नजर डाली तो सूरदास ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, यह मेरे पुरखों की जमीन है, मैं इसे नहीं बेचूंगा। यहीं से उसके संघर्ष का बिगुल बज उठता है। सोचिए, एक अंधा लाचार व्यक्ति जिसके पास न पैसा है न ताकत, वह शहर के सबसे अमीर और प्रभावशाली आदमी के सामने खड़ा हो जाता है। सूरदास का यह साहस ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। वह जानता है कि वह अकेला है, कमजोर है, लेकिन वह यह भी जानता है कि वह सच के साथ है। उसका विश्वास महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर आधारित है, सत्य और अहिंसा। वह लड़ाई लड़ने के लिए लाठी या पत्थर नहीं उठाता, बल्कि सच और न्याय की ढाल लेकर खड़ा हो जाता है। सूरदास का संघर्ष अकेले शुरू होता है, लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग उसके साथ जुड़ते हैं। उसका भतीजा मिठुआ, जो उसे बहुत प्यार करता है, हमेशा उसके साथ रहता है। गांव का एक और पात्र है भैरों, जिसकी पत्नी सुभागी को सूरदास ने अपने घर में पनाह दी थी। भैरों सूरदास से जलता है और उसे बदनाम करने की कोशिश करता है, लेकिन सूरदास फिर भी उसके प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखता। ये सूरदास के महान चरित्र को दिखाता है। वह अपने दुश्मनों से भी नफरत नहीं करता, वह बस अपने अधिकार के लिए लड़ता है। उसका संघर्ष हमें सिखाता है कि अगर आप सही हैं, तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, चाहे सामने वाला कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। जॉन सेवक हर तरह से सूरदास को तोड़ने की कोशिश करता है। वह अधिकारियों से मिलता है, गांव के लोगों को लालच देता है और सूरदास पर झूठे आरोप लगवाता है। समाज का भ्रष्ट तंत्र, जहां पैसे और पहुंच की ही चलती है, जॉन सेवक का साथ देता है। पुलिस प्रशासन और गांव के कुछ लालची लोग सब सूरदास के खिलाफ हो जाते हैं। उसे अपमानित किया जाता है, उसकी झोपड़ी में आग लगा दी जाती है और उसे हर तरह से परेशान किया जाता है। लेकिन सूरदास टूटता नहीं है। वह हर जुल्म का सामना शांति और धैर्य से करता है। उसका मानना है कि हिंसा से केवल हिंसा पैदा होती है और अन्याय को केवल सत्य से ही हराया जा सकता है। यह लड़ाई सिर्फ एक जमीन की लड़ाई नहीं रह जाती, यह लड़ाई बन जाती है अन्याय के खिलाफ एक आवाज। सूरदास उस समाज की सच्चाई को उजागर करता है, जहां गरीबों और कमजोरों की कोई नहीं सुनता। वह दिखाता है कि कैसे अमीर लोग कानून को अपनी जेब में रखते हैं और कैसे भ्रष्टाचार ने पूरे सिस्टम को खोखला कर दिया है।
सूरदास की लड़ाई उस समय के समाज का एक आईना है और दुख की बात यह है कि यह आज भी उतना ही सच है। उसका संघर्ष हमें यह प्रेरणा देता है कि व्यवस्था कितनी भी खराब क्यों न हो, एक अकेला इंसान भी सच के लिए खड़ा होकर बदलाव की उम्मीद जगा सकता है। तो देवियों और सज्जनों, खेल आगे बढ़ता है और सूरदास का संघर्ष और भी कठिन हो जाता है। वह जानता है कि वह अकेला है, जैसे कोई अकेला चना भाड़ फोड़ने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उसका आत्मविश्वास कम नहीं होता। वह अदालत जाता है, अधिकारियों से मिलता है और अपनी बात रखने की हर संभव कोशिश करता है। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। वे कहते हैं, सूरदास, तुम पागल हो गए हो, तुम इतने बड़े आदमी से कैसे जीतोगे? लेकिन सूरदास मुस्कुराकर कहता है, जीत और हार तो ऊपर वाले के हाथ में है, मेरे हाथ में तो केवल कोशिश करना है। यही वह जज्बा है जो उसे एक साधारण भिखारी से एक असाधारण नायक बना देता है। कहानी में हम देखते हैं कि कैसे समाज दो हिस्सों में बंटा हुआ है। एक तरफ हैं जॉन सेवक जैसे लोग, जिनके पास पैसा, ताकत और चालाकी है। दूसरी तरफ हैं सूरदास जैसे लोग, जिनके पास केवल सच्चाई और आत्मसम्मान है। सूरदास की लड़ाई में उसे कई बार निराशा हाथ लगती है। कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता। जिन लोगों से उसे उम्मीद होती है, वे भी अपने स्वार्थ के लिए उसका साथ छोड़ देते हैं। भैरों जैसे लोग उसे लगातार परेशान करते रहते हैं। ये उपन्यास दिखाता है कि जब आप सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं तो आपको अकेला ही चलना पड़ता है। रास्ता मुश्किलों से भरा होता है, लेकिन मंजिल की उम्मीद आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। सूरदास का अहिंसक प्रतिरोध उसे और भी महान बनाता है। जब उसकी झोपड़ी जला दी जाती है तो वह बदला लेने की बात नहीं सोचता। जब लोग उसे मारते पीटते हैं तो भी वह उन्हें श्राप नहीं देता। वह बस अपने सिद्धांतों पर टिका रहता है। उसका मानना है कि अगर वह भी हिंसा का रास्ता अपनाएगा तो उसमें और जालिम में क्या फर्क रह जाएगा। यह गांधीवादी विचारधारा का एक बहुत ही सुंदर चित्रण है। प्रेमचंद जी ने सूरदास के माध्यम से यह संदेश दिया है कि असली जीत किसी को हराने में नहीं, बल्कि अपने आदर्शों को न हारने देने में है। सूरदास शारीरिक रूप से हारता है, लेकिन नैतिक रूप से वह हमेशा जीतता है। इस संघर्ष के दौरान सूरदास केवल अपनी जमीन के लिए नहीं लड़ता, वह पूरे समाज के लिए एक प्रतीक बन जाता है। वह उन सभी दबे कुचले लोगों की आवाज बन जाता है जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता। उसकी लड़ाई हमें दिखाती है कि अन्याय के सामने चुप रहना भी एक तरह का अपराध है। हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, भले ही परिणाम कुछ भी हो। सूरदास का चरित्र हमें यह सिखाता है कि साहस का मतलब डर का न होना नहीं है, बल्कि डर होने के बावजूद सही काम के लिए खड़े होना है। वह हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपनी जिंदगी की रंगभूमि में एक सच्चे खिलाड़ी बने। तो देवियों और सज्जनों, कहानी के अंत में क्या होता है? क्या सूरदास अपनी जमीन बचा पाता है? नहीं, कहानी का अंत दुखद है। सिस्टम और शक्ति के आगे सूरदास शारीरिक रूप से हार जाता है। उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया जाता है और कारखाने का निर्माण शुरू हो जाता है। एक विरोध प्रदर्शन के दौरान सूरदास को गोली लग जाती है और वह अपनी जान दे देता है। पहली नजर में यह एक हार लगती है। ऐसा लगता है कि बुराई जीत गई और सच्चाई हार गई। जॉन सेवक का मकसद पूरा हो जाता है और सूरदास दुनिया से चला जाता है। लेकिन क्या यह सच में सूरदास की हार है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर प्रेमचंद जी हमें एक बहुत गहरा संदेश देते हैं। सूरदास मरकर भी अमर हो जाता है। उसकी मृत्यु लोगों के दिलों में एक चिंगारी जला देती है। जिन लोगों ने कभी उसका साथ नहीं दिया था, वे भी अब उसकी महानता को समझते हैं। उन्हें एहसास होता है कि सूरदास सिर्फ अपनी जमीन के लिए नहीं, बल्कि उन सबके हक के लिए लड़ रहा था। उसकी शहादत व्यर्थ नहीं जाती, वह लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। जॉन सेवक जमीन तो जीत लेता है, लेकिन वह नैतिक रूप से हार जाता है। उसे भी अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इस उपन्यास की नैतिक शिक्षा बहुत स्पष्ट है। देवियों और सज्जनों, रंगभूमि हमें सिखाती है कि जीवन एक खेल का मैदान है और हम सब इसके खिलाड़ी हैं। यहाँ हर किसी को अपना खेल खेलना है। जरूरी नहीं कि आप हमेशा जीतें, जरूरी यह है कि आप खेल को ईमानदारी और साहस के साथ खेलें। सूरदास ने अपना खेल बहुत बहादुरी से खेला। उसने हमें सिखाया कि सत्य, अहिंसा और न्याय के रास्ते पर चलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अंत में जीत इन्हीं मूल्यों की होती है। शारीरिक हार जीत तो अस्थायी है, लेकिन आदर्शों की जीत स्थायी होती है। अंत में सूरदास का अंतिम वाक्य, हम हारे तो क्या, मैदान से भागे तो नहीं, रोए तो नहीं, धांधली तो नहीं की, इस पूरे उपन्यास का सार है। ये वाक्य हमें प्रेरणा देता है कि हमें जीवन की चुनौतियों का सामना हिम्मत से करना चाहिए। हमें अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, भले ही हम अकेले क्यों न हों।
सूरदास की कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, क्योंकि आज भी हमारे समाज में अन्याय, भ्रष्टाचार और असमानता मौजूद है। सूरदास हमें याद दिलाता है कि एक अकेला दिया भी घने अंधेरे को चुनौती दे सकता है, और यही रंगभूमि का सबसे बड़ा और अमर संदेश है। धन्यवाद। लॉक कर दिया जाए।